हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच लक्ष्य जेई हिंदी 2026 में, जहां हम आ गए हैं रासायनिक बल गतिकी के लेक्चर नंबर 6 पर। भाई लोग, क्या हाल है भाई सबके? चैट जूम कर दो। यस, क्या हाल है जनता सबके भाई? यस, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट्सअप जनता। यस, बहुत सही, बहुत सही। नमस्ते, नमस्ते। मम्मी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है भाई लोग, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब एकदम सही है। यस, हाँ जी, नमस्ते, 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 नमस्ते। यस, तो भाई लोग, हम आए हैं रासायनिक बल गतिकी के लेक्चर नंबर 6 में। हमें इसके बाद 2 लेक्चर और लगाने हैं और इस चैप्टर को करेंगे खत्म, और फिर हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, बढ़िया है, जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन। बट उससे पहले इस चैप्टर की बात करनी है। कैसा लग रहा है भाई ये चैप्टर? अभी तक आसान है? यस, आसान है। हाँ विपिन बेटा, क्लासेस थोड़ी पीछे चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यस, हाँ जी, सूरज प्रजापति, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। कैसा चल रहा है भैया ये चैप्टर? आसान है? प्रैक्टिस कर रहे हो? मॉड्यूल से सवाल लगा रहे हो? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, चलिए आइए जी, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में क्या होगा डिस्कस करते हैं। सुनिएगा ध्यान से बात को। पहली बात, आज हम क्या करने वाले हैं? हम बात करेंगे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। पहले इसको डिस्कस करेंगे। जब ये डिस्कस हो जाएगा तो बेटा हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा और टॉपिक है जिसका नाम है आणविकता। और जब ये हो जाएगा तब हम लोग बातचीत करेंगे संघटत सिद्धांत के बारे में। हम लोग बातचीत करेंगे संघटत सिद्धांत के बारे में। आज का टारगेट है ये 3 टॉपिक। ठीक है, आज का टारगेट है ये 3 टॉपिक। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन से ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, फिर तो पता नहीं तेरा दिमाग कुछ अलग चलता होगा, क्योंकि सारी दुनिया तो सॉल्यूशन के आगे इसको आसान बताती है। मैक्सिमम बच्चे तो यही बताते हैं। बाकी अब तेरे को लग रहा है तो क्या पता भैया क्या लग रहा है, प्लीज ध्यान दे उस बात पे जो चीज मुश्किल लग रही है। ठीक है भैया, आगे चलें क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा जी? अपना नेट या वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करो, तब हो जाएगा मेरे हिसाब से। यस, चलिए चलिए चलिए, ओके जी। आइए भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम शुरू करते हैं आज की बातें। हम शुरू करते हैं आज की बातें, जो हमें आज करना है, जो हमें आज डिस्कस करना है, एक एक करके। सही है जी? ओके, मैंने आप लोगों को पिछली सभा में क्या बताया था? मैंने आपको कोटि ज्ञात करने के तरीके बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आप ग्राफ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप टी हाफ की वैल्यू से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप वेग नियतांक की यूनिट से बता सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप प्रारंभिक वेग विधि नाम का एक टेबल वाला मेथड होता है, उससे भी बता सकते हैं। है ना? ये 4 तरीके थे, एक एक करके हम किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अगर ये चीज सही हो गई है तो आगे चलते हैं। हमने आपको पिछली सभा में क्या बोला था? मैंने आपको यह बोला था कि पिछली से पिछली सभा में जब हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे, तब मैंने आपको एक बात बोली थी। क्या चीज? कि भैया किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम, यस, हाँ जी, हमने बोला कि किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम जब आप लिखते हैं तो आपको इस बात पे ध्यान देना है, आपको इस बात पे ध्यान देना है क्या? कि जो भी चीज आधिक्य में है, जो भी चीज आधिक्य में है, उसे वेग नियम में शामिल नहीं करते। ठीक है, उसे वेग नियम में शामिल नहीं करते। जो भी चीज आधिक्य में है उसे वेग नियम में शामिल नहीं करते। है ना? ये बात आपको ध्यान थी? बहुत बढ़िया। साहिल गुप्ता, अरे मेरे लाले, क्या हो गया भाई? क्यों परेशान है? क्या हो गया है? क्यों बदल गए सर? क्या हो गया भाई? यस, प्लीज बता भैया क्या हो गया यार, क्यों परेशान हो रहा है? एक तन्मय सिंह रावत बड़ा परेशान है। डाउट चेक, डाउट चेक, जरा देखिए क्या डाउट हो गया ऐसा इसको। सर बिना रियल टेस्ट के जेई मेंस क्रैक नहीं कर सकते क्या? बेटा जेई मेंस क्रैक करने के लिए रियल टेस्ट तो ऐसा है, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना बेहतर रहेगा। तो देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो रहने दो, आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है किसी तरीके का।
ठीक है, बाकी आपके और टेस्ट भी होंगे तो उससे भी आप कर सकते हो। सर व्हेन आई एम यूजिंग डीबीपी वीडियो सॉल्यूशन आई एम शोइंग मी सम एरर अकर एंड वीडियो इज नॉट प्लेइंग, प्लीज सेंड माय प्रॉब्लम टुवर्ड्स टेक्निकल टीम, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ओके तन्मय बेटा जी, हमने भेज दिया आपकी प्रॉब्लम, पक्का भेज देंगे, डन। प्लीज सर बताइए बोर्ड तो क्लियर हो जाएगा ना? नहीं बेटा बोर्ड नहीं हो पाएगा छोटी बेटा, कैसे हो पाएगा? हम यहाँ पे बोर्ड की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोर्ड की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, है ना? अपन तो जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा पढ़ रहे हैं। कमाल कर रही हो यार, ये कैसे सवाल है? हाँ जी, एक कह रहा है रक्षाबंधन का हॉलीडे कितने दिन का है? भाई एक हफ्ता, एक हफ्ता। ठीक है, राखी खुद ही बनाएंगे, खुद ही बांधेंगे, खुद ही फेंकेंगे, खुद ही रिसाइकल करेंगे, अगले साल के लिए भी बना के छोड़ेंगे। ठीक है, एक हफ्ते की छुट्टी है। कमाल कर रहा है भाई। अबे रक्षाबंधन है कि कौन सा बंधन है? एक दिन की छुट्टी भाई, वो भी सैटरडे की, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है। भाई केमिस्ट्री कमजोर है तो केमिस्ट्री पे मेहनत कर, तू मास्टर को क्यों कह रहा है? यस, हाँ जी, बताना तो। तू कह रहा है सर अपनी बॉन्डिंग खराब हो गई और पहले जैसा नहीं रहा और पता नहीं क्या 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 बोले जा रहा है भाई। माता जी की तबीयत एकदम बढ़िया है बेटा, अभी बिल्कुल सही है, टेंशन मत ले। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। चलिए आइए पढ़ाई पे लगे, अब पढ़ाई पे चले। ओके ओके, आइए जी शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैट को हमने किया ऑफ, टॉपिक करेंगे हम स्टार्ट। यस, हम यार क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जाजू सर बड़े प्यार से बात करते हैं, तो अब जाजू सर बड़े रोस्टिंग मोड में आ गए हैं, अब जाजू सर सबसे ऐसे ही बात करते हैं। यस, देखिए ध्यान से, हमारा टॉपिक क्या था आज का? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर बेटा मैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करना चाहता हूं तो क्या है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया? ध्यान से देखिएगा, आसान सी बात है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी बता दिया था चैट में, बट स्टिल एक बार हम डिस्कस करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या मतलब है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? क्या मतलब है छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का? तो बेटा जी मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक अभिकर्मक ऐसा हो या एक से ज्यादा अभिकर्मक ऐसे हों जो आधिक्य में मौजूद हों, उन्हें वेग नियम में शामिल नहीं किया जाता। ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखाई थी, लिखवाई भी थी, उस चीज को अप्लाई हम अभी करेंगे। तो हमने बोला कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो दिखती तो है उच्च कोटि की, जो दिखती तो है उच्च कोटि की, परंतु होती है निम्न कोटि की, क्योंकि कुछ अभिकर्मक दिखते तो हैं वहां पर वो वेग नियम में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्या रहते हैं हमेशा? कांस्टेंट, क्योंकि वो आधिक्य में है, तो उन्हें वेग नियम में शामिल नहीं किया जाता, और इस वजह से हम उन्हें कहते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या कहते हैं? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो हम लिखते हैं ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं, समझ रहे हो प्राथमिक लिखने का मतलब? यस, ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जो दिखती उच्च कोटि की हैं या जो लगती उच्च कोटि की हैं, ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जो लगती उच्च कोटि की हैं परंतु, ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जो लगती उच्च कोटि की हैं परंतु होती निम्न कोटि की हैं, वे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। वे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती हैं। इन्हें कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्हें क्या कहते हैं?
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैंने बोला ये सुक्रोज का जलीय अपघटन, तो सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है जी, इसका जलीय अपघटन, इसे जैसे ही मैंने जल में डाला ये आपका टूट जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बट आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे दोनों की संरचना अलग अलग होती है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बट आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे दोनों की संरचना अलग अलग होती है। तो ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज को जल में डाला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो टूट गया। अगर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, इस अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या है? के। अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या है? के। तो बेटा जी हम बोलेंगे कि अगर ये प्राथमिक अभिक्रिया है तो प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है वो एज इट इज आ जाता है। जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है वो एज इट इज आ जाता है। तो हम इसका वेग नियम लिख देंगे, R इज इक्वल टू K इंटू सुक्रोज की सांद्रता घात 1 इंटू जल की सांद्रता घात 1। K इंटू सुक्रोज की सांद्रता घात 1 इंटू जल की सांद्रता घात 1। समझो इस बात को। ठीक है, वेग नियम जो है वो किसके बराबर है? वेग नियतांक इंटू सुक्रोज की सांद्रता घात 1 इंटू जल की सांद्रता घात 1। समझ में आती है ये बात? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आती है तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जल जो है वो क्या है? आधिक्य में है। जल जो है वो क्या है? आधिक्य में। अगर आपका जल आधिक्य में है, क्योंकि जलीय अपघटन है तो जल आधिक्य में है, तो बेटा जी ये चीज हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट, नियत। क्योंकि जो भी चीजें आधिक्य में होती हैं वो अनंत है, तो उनके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये चीज हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगर ये कांस्टेंट, तो अभी आपको दिख क्या रही थी? इसकी कोटि 2। अभी आपको इसकी कोटि क्या दिख रही थी? 2। 1 + 1 = 2, बट ये चीज सही नहीं है। रादर हम ये कहेंगे अगर जल आपका कांस्टेंट है, आधिक्य में है, तो बेटा ये कांस्टेंट इस के साथ में क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ये इस के साथ में क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे R किसके बराबर हो जाएगा? K इंटू जल की सांद्रता इंटू सुक्रोज की सांद्रता। और ये जो चीज है इसे हम कहते हैं K'। ये हो गया वेग नियम। और इस समय पे आप देखेंगे अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1। अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1। देख रहे हो? तो ये लगती है उच्च कोटि की अभिक्रिया, लग रही थी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बट क्योंकि जल आधिक्य में था तो वो कांस्टेंट में मर्ज हो गया, तो अल्टीमेटली ये निकली क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकली। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्त? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो लगती उच्च कोटि की हैं बट होती निम्न कोटि की हैं, और इसका कारण है कोई ना कोई एक या दो अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो आधिक्य में होते हैं, और आधिक्य वाली चीज को वेग नियम में शामिल नहीं किया जाता। हमने लेक्चर नंबर 2 में ही लिख लिया था ये, है ना? ठीक है जी, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल देखो। मैंने बोला अगर मैं एस्टर की बात करूं, एस्टर, एस्टर क्या होता है आपको ऑर्गेनिक में सिखाया जाएगा, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। एस्टर जो है ये क्या हो जाता है? ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में और साथ में C2H5OH में। एस्टर जो है वो जलीय अपघटन करके कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक अम्ल में और साथ में एल्कोहल में। तो भैया एसिड और अल्कोहल इन दोनों के मिश्रण से एस्टर बनता है। ये हमारे पास में रिएक्शन है, इसका वेग नियतांक है K, इसका वेग नियतांक है K। तो हम बोलेंगे इस अभिक्रिया का वेग नियम क्या हो जाएगा? इस अभिक्रिया का वेग नियम हो जाएगा K इंटू एस्टर की सांद्रता घात 1 इंटू जल की सांद्रता घात 1,
है ना। इस अभिक्रिया का वेग नियम हो जाएगा K इंटू एस्टर की सांद्रता घात 1 इंटू जल की सांद्रता घात 1। अब हमें पता है कि जल जो है वो क्या होता है, आधिक्य में होता है, तो भैया वो K के साथ मर्ज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये बन जाएगा K डैश इंटू एस्टर की सांद्रता घात 1। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या निकलेगी, 1। अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या निकल करके आएगी, 1। तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि कोई एक अभिकर्मक आधिक्य में है। सही है ना, बढ़िया है। इस तरीके से हमने वेग नियम लिख दिया, इस तरीके से हमने वेग नियम लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताइए। डन है, ठीक, पक्का, ऑसम, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गई छदम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस इतना ध्यान रखें, हो जाएगा काम, इतना ध्यान रखें, काम बन जाएगा। प्लीज गौर से देखिएगा, यस प्लीज गौर से देखिएगा, ठीक है। यस, सही है ना, आसान है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बस इतनी सी बात थी, थ्योरी का टॉपिक है। लगती उच्च कोटि की अभिक्रिया है, निकलती निम्न कोटि की अभिक्रिया है, इसे हम कहते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। बढ़िया, सही जी, ओके। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। यस, ये रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया के लिए है जहां पे कोई एक चीज आधिक्य में हो, है ना। ठीक है जी, आसान सी बात थी। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब थ्योरी वाली क्लास ज्यादा है, छोटे छोटे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने काफी कवर किया, कैलकुलेशन वाला पार्ट आज हम इस क्लास के अंत तक वापस पहुंचेंगे, बट फिलहाल आपको अभी 1 घंटे के लिए थ्योरी सुननी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी 15-20 मिनट से चली रही है, 45 मिनट और अभी थ्योरी चलेगी। कंसेप्चुअल सवाल आते हैं इन पे से, थ्योरी वाले सवाल आते हैं, तो आपको ये थ्योरी ध्यान से सुननी समझनी जरूरी है। अगली टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आणविकता। अगला टॉपिक है आणविकता। आणविकता को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। आणविकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। समझिए इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज है, कैसे होगी। भाई अगर आणविकता के बारे में बात हो रही है अगर आणविकता के बारे में बात हो रही है तो जनरली एनसीईआरटी ये कहती है कि कोटि और आणविकता एक ही बात है, मतलब एक साथ पढ़ाई जाती है। एक ही बात नहीं है, एक साथ पढ़ाई जाती है। बट जब मैंने कोटि पढ़ाई थी तो बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर आणविकता नहीं पढ़ाओगे क्या। तो मैं वही कह रहा हूं कि कोटि हमने पढ़ ली है, आणविकता के बारे में हम अब बात करेंगे। आणविकता के बारे में हम अब बात करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं और देखते हैं क्या होती है आणविकता। गौर से सुनिएगा बेटा, हमने बोला था कोटि एक प्रायोगिक मान है ना, जिसका मान 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। पर बेटा जो आणविकता है ये एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता जो है ये एक सैद्धांतिक मान है, इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ना तो कभी 0 होगा, ना कभी नेगेटिव होगा, ना कभी भिन्नात्मक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन सुनो, इसकी डेफिनेशन सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। आणविकता का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के कितने अणु आपस में टकराव कर रहे हैं, वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के कितने अणु आपस में टकराव करते हैं, वो क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अगर ये आणविकता कहलाती है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अभिकर्मक के कितने अणु आपस में टकराव करते हैं वो कहलाती है आणविकता, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी। अब बेटा अगर अभिकर्मक के अणु आपसी टकराव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 अणु आपस में टकराएंगे, 3 अणु आपस में टकराएंगे, 4 अणु आपस में टकराएंगे। अगर अभिकर्मक के अणु आपस में टकराएंगे तो बेटा जी ऑब्वियस सी बात है, हम ये तो कह नहीं सकते कि आधा अणु एक दूसरे से टकरा रहा है। इसी वजह से आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि 0 अणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कभी 0 भी नहीं हो सकती, और हम कभी अणुओं की संख्या को नेगेटिव भी नहीं कह सकते, इसलिए वो भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए अणुओं की संख्या हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसी होती है।
ठीक है, तो ये सैद्धांतिक टॉपिक है, हमारा बनाया हुआ टॉपिक है, इसकी कोई प्रायोगिक वैल्यू नहीं है, इसकी कोई प्रायोगिक चीज नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, समझने के लिए है बस। तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, यह एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है। यह एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है एवं इसका अर्थ केवल, यह एक सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है एवं इसका अर्थ केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है। यह एक सैद्धांतिक टॉपिक है एवं इसका अर्थ केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है। अगर इसका अर्थ केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है तो ठीक है जी, हमें आणविकता का मतलब समझ में आया कि सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट और प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं है। सेकंड पॉइंट, क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है किसी अभिक्रिया में अभिकर्मकों के जितने अणु आपस में टकराव कर रहे हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकर्मकों के जितने अणु आपस में टकराव करते हैं, वह उसकी आणविकता कहलाती है। वह उसकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, जितने अणु आपस में टकराव करते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। 2 अणु टकराव कर रहे हैं, 3 अणु टकराव कर रहे हैं, 4 अणु टकराव कर रहे हैं, अकेला अणु है, उस हिसाब से। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, पहली बात सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है, इसका अर्थ केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। दूसरी बात, अभिकर्मकों के जितने अणु आपस में टकराव करते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। तीसरी बात, हम बोलते हैं कि यदि एक अणु है खाली तो अभिक्रिया कहलाती है एक अणुक। ठीक है जी, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया KClO3 हीट करने पे टूट गया KCl प्लस O2 में। ठीक है, दूसरी होती है द्विअणुक अभिक्रिया। अगर हम द्विअणुक अभिक्रिया की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि 2HI जो है ये आपका टूट गया H2 प्लस I2 में। 2HI जो है ये आपका टूट गया H2 प्लस I2 में, तो 2 अणु आपके H2 और I2 में अलग अलग टूट गए, तो ये कहलाती है द्विअणुक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं त्रिअणुक, तो हम इसके लिए भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब त्रिअणुक हो जाती है, और भी एग्जांपल हो जाते हैं। बट एक बात सुनना, मेरी एक बात सुनना, मैंने त्रिअणुक पे कोई एग्जांपल क्यों नहीं दिया? ठीक है, कितने अणु आपस में टकराव करते हैं? यहां 2 HI आपस में टकराव कर रहे हैं, यहां एक KClO3 है, तो एक अणुक हो गया, वो द्विअणुक हो गई। आपको एक बात समझ में आए, आपको एक बात मुझे समझानी है, और वो ये है कि किसी अभिक्रिया में हम बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में आणविकता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रादर आणविकता का जो मान है वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आणविकता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये कहते हैं क्योंकि 3 से ज्यादा अभिकर्मकों के अणु की तीन से ज्यादा अभिकर्मकों के अणुओं के टकराव के चांसेस बहुत कम है। 3 अणु भी आपस में टकराव कर जाएं वो भी बहुत 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 रेयर बात है। 3 से ज्यादा अणु एक साथ टकराव नहीं कर सकते। सर आप ये बार बार टकराव टकराव क्यों कह रहे हो? बेटा यही तो आज की क्लास की हाईलाइट है। थिंग इज, हमें यह समझना जरूरी है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वो ऐसे होती है कि अभिकर्मक के अणु आपस में टकराव करते हैं। अभिकर्मक के अणु आपस में टकराव करते हैं और टकराव करते हैं उसकी वजह से अभिक्रिया होती है। टकराव जो करते हैं उसकी वजह से ही अभिक्रिया होती है। समझ में आ रही है बात? यस। तो अभिकर्मक के अणु आपस में टकराव करते हैं और अगर 3 से ज्यादा अणु एक साथ आ गए तो उनके टकराव के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से आणविकता का मान 3 से ज्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बोला, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको बात समझ में आएगी मेरी। सपोज करिए ये एक रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है। सपोज करिए एक रिएक्शन मेरे पास ये लिखी हुई है, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है KCl प्लस फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। ये एक अभिक्रिया हो रही है। अब अगर आप इस अभिक्रिया को देखो और आप बोलने लगो तो आप ये कहोगे सर देखो, एक इसका अणु, 6 इसके अणु, 3 इसके अणु, तो इस हिसाब से तो आप क्या कह दोगे? आप तो कह दोगे कि सर इस अभिक्रिया की आणविकता 10 है। आप इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी बता दोगे? 10 बता दोगे। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि 3 से ज्यादा तो आणविकता हो ही नहीं सकती। तो ये चीज क्या है? गलत है। और अगर ये चीज गलत है, इसका अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ ये है कि बेटा जी ये एक जटिल अभिक्रिया है। ये एक जटिल अभिक्रिया है। जैसा दिख रहा है वैसा वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में तो ये कॉन्सेप्ट केवल किसके लिए लागू है? प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। अगर आणविकता 10 दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये एक जटिल अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यदि जटिल अभिक्रिया की बात हो रही है तो आइए आखिरी पॉइंट ये भी लिख दें, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। हालांकि उसकी क्रियाविधि में के सबसे मंद पद को प्राथमिक मानते हैं, तो उसके लिए आणविकता लिखी जा सकती है। उसके लिए आणविकता लिखी जा सकती है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? तो ये एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक और था जिसे हमने बोला आणविकता। जिसे हमने क्या बोला? आणविकता। समझें बात को। यस, प्लीज ध्यान से देखें। समझ में आया क्या?
आधिक्य का मतलब होता है पवन कुमार कि वो चीज अनंत मात्रा में है। आधिक्य का मतलब होता है कि वो चीज अनंत मात्रा में है। ठीक है, ऑल राइट, प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। समझ में आई क्या ये चीज? हाँ जी, सब ठीक। हाँ बेटा, अर्थ का मतलब अस्तित्व है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ओके। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो डाउट में क्या कह रही है जनता? सर मेरे बैकलॉग, बेटा ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी नहीं, पहले पढ़ाई का माहौल चल रहा है अभी। मंद पद, रुपेंद्र बेटा लेक्चर नंबर 2 और 3 रिवाइज करो। लेक्चर नंबर 2 और 3 रिवाइज करो, वहां मैंने मंद पद को ढंग से बताया है। ठीक है, हाँ, अभिकारक अभिकर्मक एक ही बात है। फिजिकल केमिस्ट्री का डीपीपी सोल्यूशन जरूर मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो के सोल्यूशन डलते हैं। यस, आणविकता का मान 3 हो सकता है कभी कभी, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रभावी टक्कर आज पढ़ने वाले ललित कुमार, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, अभिकारक होता है रिएक्टेंट, उत्पाद होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्राथमिक अभिक्रिया कैसी होगी ये समझने के लिए लेक्चर नंबर 3 और 2 पे जाएं, 2 और 3 पे जाएं। यस, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 और 3 पे जाएं। ओके जी, आगे बढ़े। चलिए, अगर यहां तक सब कुछ सही है, अगर यहां तक की बातें समझ में आती हैं, तो आगे सुनिए, अगले टॉपिक पे चलेंगे। ये जो आणविकता वाला टॉपिक है, यहां मैंने आपको एक पॉइंट बोला। क्या पॉइंट बोला? मैंने बोला कि 3 से ज्यादा अभिकर्मक अगर होंगे तो उनके टकराव के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। 3 से ज्यादा अभिकर्मक अणु अगर होंगे तो उनके टकराव के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। नहीं बेटा, उसी में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, टकराव के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूं इस पॉइंट को आपने सुना और लिखा। अभी अगले आधे घंटे के अंदर अंदर आपको इस चीज का रीजन भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इनके टकराव के चांसेस बहुत कम है। क्यों ऐसा होता है कि जब 3 अणु पास आते हैं तो उनका प्रभावी टकराव नहीं हो पाता और इस वजह से आणविकता का कोई अर्थ उनके लिए नहीं रह जाता। आइए एक एक करके बात करेंगे। बट जब इनकी टकराव, केमिस्ट्री क्लास डेली नहीं होती विवेक सिंह, केमिस्ट्री की जो क्लास है वो वेडनेसडे से सैटरडे तक होती है। केमिस्ट्री की जो क्लास है वो वेडनेसडे से सैटरडे तक होती है। ठीक है जी, जूस पी ले थोड़ा सा, आप भी पीजिए, मैं भी पी लेता हूं। बच्चे कहेंगे सर आप जूस पी रहे हो, हम तो आपको बस सुन पा रहे हैं। यस, वेरी गुड अनुपमा बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, चीजें समझ आनी ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है संघटत सिद्धांत, जिसका नाम है संघटत सिद्धांत। ओके जी, संघटत सिद्धांत मतलब जहां मैं बोल रहा था कि अभिकर्मक के अणु टकराव करते हैं, टकराव करते हैं, वहां पे। हाँ, छदम प्राथमिक के लिए होता है गोलू सिंह। यस, ठीक है, चलिए जी, यस, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का पूरा अटेंशन मैं यही चाहता हूं। अगले 10 मिनट आपको ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारी नई बातें अब आपकी दुनिया में आने वाली हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे अलग चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो आइए भाई ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे एक एक करके। गौर से सुनिएगा मेरी बात। हमारे टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को बोलते हैं संघटत सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी का मतलब है संघटत सिद्धांत। अगर संघटत सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर हम संघटत सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए क्या है ये सिद्धांत। बेटा जी, ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी गैसीय अभिक्रिया जो होती है वो अभिकर्मक के अणुओं के आपसी टकराव की वजह से होती है। कोई भी गैसीय अभिक्रिया जो होती है वो अभिकर्मक के अणुओं के आपसी टकराव से होती है। तो कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट। कोई भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया अभिकर्मक के अणुओं के अभिकर्मक के अणुओं के टकराव से होती है। कोई भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया अभिकर्मक के अणुओं के टकराव से होती है। अगर ये अभिकर्मक के अणुओं के टकराव से होती है तो सेकंड पॉइंट समझिए, अगर अणुओं का टकराव हो रहा है, अगर अभिकर्मक के अणुओं का टकराव हो रहा है, इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ है कि टकराव दो तरीके के हो सकते हैं। अभिकर्मक के अणुओं का टकराव हो रहा है, ये बात हमने समझ ली। टकराव दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है प्रभावी टकराव, और एक होता है अप्रभावी टकराव। ठीक है, एक होता है प्रभावी टकराव, एक होता है अप्रभावी टकराव। समझने की कोशिश करिए। हमने बोला अभिकर्मक के अणुओं में आपस में टकराव होता है जिसकी वजह से अभिक्रिया होती है। ये जो टकराव है ये दो तरीके के हैं, प्रभावी टकराव और अप्रभावी टकराव। प्रभावी टकराव का मतलब होता है इफेक्टिव कोलिजन्स, प्रभावी टकराव का मतलब होता है इफेक्टिव कोलिजन्स, और अप्रभावी टकराव का मतलब होता है इन इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है जी, अप्रभावी टकराव का मतलब क्या होता है? इन इफेक्टिव कोलिजन्स। बढ़िया, ये प्रभावी टकराव है, ये अप्रभावी टकराव है। तो बेटा जी, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब अभिकर्मक के अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है जब अभिकर्मक के अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव होते हैं। अगर उनके बीच अप्रभावी टकराव है तो वो अभिक्रिया नहीं होगी, तो वो अभिक्रिया नहीं होगी। तो हमने बोला यस, कोई भी गैसीय रासायनिक अभिक्रिया अभिकर्मक के अणुओं के टकराव से होती है, और टकराव भी कौन सा? प्रभावी टकराव। टकराव भी कौन सा? प्रभावी टकराव। अगर प्रभावी टकराव होगा तभी अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमने बोला यदि अणुओं के मध्य या यदि अणुओं के बीच यदि अणुओं के बीच प्रभावी टकराव होगा तो ही अभिक्रिया मान्य होगी,
नहीं तो नहीं होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है जी, अणुओं के मध्य अगर प्रभावी टकराव होगा तो अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि प्रभावी टकराव होना चाहिए, अप्रभावी टकराव होना चाहिए, सारी बातें हैं, तो बेटा जी प्रभावी टकराव तक हमने बात कर ली है ना। ठीक है जी, अगर प्रभावी टकराव होगा तो अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आगे बात सुनते हैं ध्यान से। अगली चीज क्या है? प्रभावी टकराव कब होगा? सर आप बार बार ये कह रहे हो कि अणुओं के बीच प्रभावी टकराव होना चाहिए, प्रभावी टकराव होना चाहिए। हम आपकी भावना समझ रहे हैं, पर आप हमें यह तो समझाओ कि प्रभावी टकराव का मतलब क्या है? कब ऐसा टकराव हो जिसे आप प्रभावी टकराव बोलेंगे? तो बेटा ध्यान से सुनना, प्रभावी टकराव का क्या मतलब होता है। आपको अगर किसी टकराव को प्रभावी टकराव बोलना है, अगर आपको किसी टकराव को प्रभावी टकराव बोलना है, तो प्रभावी टकराव बोलने के लिए हमें दो तरह के बंधन का सामना करना पड़ेगा। हमें दो तरीके के बंधन क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर हमें किसी टकराव को प्रभावी टकराव बोलना है तो हमें दो तरीके के बंधन क्रॉस करने पड़ेंगे। एक है ऊर्जा बंधन, एक है ऊर्जा बंधन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैरियर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी बैरियर। देखिएगा ध्यान से, एक है ऊर्जा बंधन जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी बैरियर, और दूसरा है अभिविन्यास बंधन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन बैरियर। प्लीज मेरी बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने और समझें। मैंने बोला अगर आपको किसी टकराव को प्रभावी टकराव कहना है तो वो प्रभावी टकराव जब कहलाएगा जब वो दो तरह के बंधन को क्रॉस करेगा। पहला बंधन है ऊर्जा बंधन, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी बैरियर कहते हैं, और दूसरा है अभिविन्यास बंधन, जिसे हम इंग्लिश में ओरिएंटेशन बैरियर कहते हैं। जिसे हम इंग्लिश में ओरिएंटेशन बैरियर कहते हैं। तो अगर एक ऊर्जा बंधन है और एक अभिविन्यास बंधन है, तो अगर ये दोनों क्रॉस होंगे तभी टकराव प्रभावी टकराव कहलाएगा। सपोज करो इन दोनों में से कोई एक क्रॉस हुआ और एक नहीं हुआ। आपने बोला कि ऊर्जा बंधन हो गया पार, अभिविन्यास बंधन नहीं हुआ, या आपने बोला अभिविन्यास बंधन पार हो गया, ऊर्जा बंधन नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में प्रभावी टकराव नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्रभावी टकराव जब ही कहलाएगा जब दोनों बंधन पार होंगे। ठीक है, अब ये दोनों बंधन क्या है ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मुझे बताओ क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? प्लीज ध्यान से देखिए एंड बताएं, यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यस, यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या भाई? कैसे क्रॉस करेंगे वो सिखाऊंगा भाई। आगे की बात पूछते रहते हो तुम, जो अभी तक सिखाया है वो बताओ ना। आगे की बात तो मैं बताऊंगा, यहां तक मामला सेट है कि नहीं है? यहां तक मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस। आज मत बेटा आणविकता आप निकाल नहीं सकते। आप कोई भी अभिक्रिया देखते हो, जितने अभिकर्मक के अणु हैं वो आपस में टकराव करते हैं, और अगर वो प्राथमिक अभिक्रिया है तो जो कोटि होती है वो आणविकता के बराबर हो जाती है प्राथमिक अभिक्रिया में, है ना। पर हां, अगर कोटि 3 से ज्यादा है तो फिर उस अभिक्रिया के लिए आणविकता नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? नहीं, बंधन का मतलब बॉन्ड नहीं है, बंधन का मतलब बैरियर है। वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। कैसे बैरियर क्रॉस होगा वो भी सीखेंगे। शुरू करें? शुरू करें? चलिए भैया, मामला सेट है। ओके, बढ़िया। इमेज लगाई कहां है? एक बच्चा कह रहा है इमेज क्लियर नहीं है, कुछ भी बोल रहा है क्या भाई? चलिए आइए स्टार्ट करें, सुनिए ध्यान से।
पहले बेटा जी बात करते हैं ऊर्जा बंधन के बारे में, है ना। पहले आइए हम चर्चा कर लेते हैं ऊर्जा बंधन के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे अभिविन्यास बंधन के बारे में। प्लीज गौर से देखिएगा। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं ऊर्जा बंधन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं ऊर्जा बंधन के बारे में बात करना चाहता हूं, तो बेटा जी हम ये कहते हैं कि ऊर्जा बंधन समझने के लिए हमें अभिक्रियाओं को ऊर्जा के टर्म्स में समझना पड़ेगा। तो अभिक्रियाओं को अगर ऊर्जा के टर्म्स में समझना पड़ेगा, तो आप देखिए ध्यान से, हम ये कहते हैं कि अभिक्रियाएं दो तरीके की होती हैं। हम ये कहते हैं कि अभिक्रियाएं दो तरीके की होती हैं ऊर्जा के टर्म्स में। एक होती है ऊष्मा शोषी, एक होती है ऊष्मा शोषी जिसमें डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। एक होती है ऊष्मा शेपी जिसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। समझे बात? एक होती है ऊष्मा शोषी जिसमें डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है, एक होती है ऊष्मा शेपी जिसमें डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बेटा जी ये होती है एक्सोथर्मिक और ये होती है एंडोथर्मिक। ओके, ऊपर वाली अभिक्रिया एंडोथर्मिक है, नीचे वाली अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात? तो अभिक्रियाएं दो तरीके की हैं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शेपी। हमने बोला ऊष्मा शोषी जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, ऊष्मा शेपी जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है। बात समझ में आई क्या? बढ़िया है ना? ठीक, अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है तो आइए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, प्लीज गौर से देखिएगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अगर ये चीज आ गई तो बेटा जी इन दोनों बातों को पढ़ना है एक एक करके। तो पहली चीज पे आते हैं। ओके, प्लीज गौर से देखें पहला केस। प्लीज गौर से देखें पहला केस, केस वन। केस वन है जब डेल्टा एच पॉजिटिव है। केस वन है जब डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो बेटा जी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए तो डेल्टा एच का मान आ गया धनात्मक, और डेल्टा एच का मान अगर धनात्मक आ गया तो डेल्टा एच का मतलब हो गया प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये मान जीरो से ज्यादा है। अगर ये अंतर जीरो से ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से क्या है? ज्यादा। प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से क्या है? ज्यादा। अगर प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट से ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो देखिए ध्यान से यहां ग्राफ कैसे बनता है। हमें इस ग्राफ को समझना है और इस ग्राफ से बहुत सारी जानकारी लेनी है। ध्यान से देखिएगा, यहां है एंथैल्पी, यहां है एंथैल्पी और यहां है रिएक्शन। मतलब रिएक्शन आगे चलती कैसे है वो वाली बात। इधर तो एंथैल्पी है, वहां पे रिएक्शन है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बोला प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी का अंतर धनात्मक है, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है तो हमने बोला कि भाई ये है रिएक्टेंट की एंथैल्पी और ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ये है अभिकर्मक की एंथैल्पी, ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी। ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, वो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। बात समझ में आती है? अगर ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे जाएगी? कोई भी अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे जाएगी? हम बोलेंगे ऐसे जाएगी।
हमेशा रिएक्शन ऐसे जाती है ना, हमेशा रिएक्शन ऐसे जाती है, ऐसे बेल कर्व बनाती है, इसे बेल की तरह कहते हैं, घंटी जैसा लग रहा है ना मंदिर में जैसे होती है, तो बेल कर्व कहते हैं। ये बेल कर्व कॉलेज जाके बहुत काम आएगा तुम्हारे। तुम लोगों को कॉलेज में हर सेमेस्टर जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, तुम कैसा स्कोर कर रहे हो, कैसे तुम्हारे मार्क्स आ रहे, सारी बातें एक बेल कर्व के थ्रू बताई जाएंगी। तो ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाली है। ओके, तो हमने बोला कि अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है उसके लिए हमेशा प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी, है ना। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम, ये मैंने ग्राफ बनाया। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि देखिएगा, ये है रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, तो ये जो अंतर है ये है डेल्टा एच रिएक्शन। ये जो अंतर है एंथैल्पी का, ये क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन, है ना। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये जो अंतर है ये क्या है, डेल्टा एच। अब अगली बात समझे, अब अगली बात समझे। हम कहते हैं कि अभिकर्मक के अणुओं के पास खुद की कुछ ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं होता कि अभिकर्मक के अणु एकदम जीरो ऊर्जा पे है, नहीं, उनपे खुद की कुछ ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा उतनी नहीं है कि अभिकर्मक के अणु आपस में टकराव कर ले और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए। तो अभिकर्मक के अणुओं को आपको बाहर से एक्स्ट्रा ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ती है। अभिकर्मक के अणुओं को बाहर से एक्स्ट्रा ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ती है, जिससे उन अणुओं के अंदर इतनी ताकत आए कि वो एक दूसरे से टकरा पाए, जिससे इन अणुओं के अंदर इतनी ताकत आए कि वो एक दूसरे से टकरा पाए। और अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, टकराव होगा, टकराव होगा तो वो प्रभावी निकलेगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो भैया देखो, इतनी ऊर्जा तो अभिकर्मक के अणुओं के पास ऑलरेडी है, पर इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा ऊर्जा मैं उनको सप्लाई करूंगा, किस चीज के लिए, देखो ध्यान से बेटा, कभी भी ना किसी अभिक्रिया में रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। पहले इसके बीच में क्या बनता है, एक सक्रियण संकुल बनता है। इनके बीच में क्या बनता है, एक सक्रियण संकुल बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है, जिसके वाया वाया होते हुए वो प्रोडक्ट में जाते हैं। ये जो सक्रियण संकुल बीच में बन रहा है, ये बहुत ही अस्थायी होता है, आपको बनता हुआ दिखता नहीं है, और ये बहुत अस्थायी है, मतलब इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, स्थायित्व बहुत कम है तो ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो हमेशा हर अभिक्रिया ये बेल कर्व क्यों बनाती है, क्योंकि अभिकर्मक के अणु पहले यहां पे सक्रियण संकुल बनाते हैं और सक्रियण संकुल से वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। सक्रियण संकुल से वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि भाई ये हमारा टॉप पॉइंट है, हमने बोला कि ऐसा है, हमने बोला कि ऐसा है दोस्त, अभिकर्मक से लेके सक्रियण संकुल तक जाने में लगने वाली जो ऊर्जा होती है, अभिकर्मक से लेके सक्रियण संकुल तक जाने में लगने वाली जो ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ईए। उसे हम क्या कहते हैं, ईए। ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा कह सकते हैं क्या, थोड़ा ढंग से बना देता हूं मैं डायग्राम, ठीक है। हमने बोला अभिकर्मक के अणुओं से सक्रियण संकुल तक जाने में जो लगने वाली ऊर्जा है उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, हम ये ऊर्जा बाहर से सप्लाई करते हैं अभिकर्मक के अणुओं को, ताकि वो प्रभावी टकराव कर पाए, ताकि वो प्रभावी टकराव कर पाए, ठीक है। अभिकर्मक के अणुओं को बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा ताकि वो प्रभावी टकराव कर पाए, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। बढ़िया है, ठीक है जी। तो सक्रियण ऊर्जा लेके वो कहां पहुंचे, सक्रियण संकुल। और बेटा अगर एक बार किसी अभिकर्मक ने सक्रियण संकुल बना लिया, तो सक्रियण संकुल बन गया, तो फिर तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट जरूर होगा। मतलब अगर तुम यहां तक भी ले आए ना, तो तुम्हारा ऊर्जा बंधन पार हो गया। अगर तुम यहां तक लाने में सफल हो गए, मतलब तुम्हारा ऊर्जा बंधन पार हो चुका, इतनी बात है,
ठीक है। सक्रियण संकुल क्या होता है अभी लिखवा दूंगा मैं। बहुत अस्थायी स्थिति होती है जहां पे अभिकर्मक के पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, इसके बाद में सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और प्रोडक्ट अपने में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऊर्जा है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ये जो ईए है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर है, बढ़िया, ओके, सही है जी, बहुत सही बहुत सही। तो हमने बोला कि अगर ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड चले गए। अगर ये दोनों साइड की अभिक्रिया होती तो हम इसे कहते ईए फॉरवर्ड, रिएक्टेंट से वहां तक जाने में, और ये जो ऊर्जा है प्रोडक्ट से वहां तक जाने में, क्योंकि अगर उल्टा आना होता तो हम बोलते ये है ईए बैकवर्ड। है ना? तो हम बोलेंगे कि डेल्टा एच का मान और क्या हो गया, ये फॉरवर्ड में से अगर ये बैकवर्ड हट गया तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। तो हमने बोला ऐसा है, ध्यान से देखिए, सर ये दोनों सक्रियण ऊर्जा का मान हमें क्वेश्चन में दिया होगा क्या? अगर उसको डेल्टा एच पूछना होगा तो बिल्कुल दिया होगा बेटा, ये आपको सवाल में दिया होगा। तो हम सारी बातें अभी लिखेंगे एक एक करके, बट आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया हो, है ना? आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया हो। अब हम इनको लिखते हैं एक एक करके, ठीक है? तो हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, कोई भी अभिकर्मक कभी सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाता, हमेशा पहले सक्रियण संकुल बनता है फिर उत्पाद बनते हैं। हमेशा पहले सक्रियण संकुल बनता है फिर उत्पाद बनते हैं। ठीक है जी, ओके। सेकंड चीज, सक्रियण संकुल एक अस्थायी मध्यवर्ती स्थिति है सक्रियण संकुल एक अस्थायी मध्यवर्ती स्थिति है जिसमें अभिकर्मक अपने पुराने बॉन्ड्स तोड़ता है जिसमें अभिकर्मक अपने पुराने बॉन्ड्स तोड़ता है एवं प्रोडक्ट नए बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट अपने नए बॉन्ड बनाता है। सही है जी, बात समझ में आती है, बढ़िया, ठीक है। ये सक्रियण संकुल की बात हो गई। तो क्योंकि यह अस्थायी है, इसलिए ऊर्जा अधिकतम है। क्योंकि यह अस्थायी है इसलिए ऊर्जा अधिकतम है। ओके जी, सही है जी, अस्थायी है इसलिए ऊर्जा जो है वो क्या है, अधिकतम है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। ये 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट,
थक गए भैया, थोड़ा जूस पी लेते हैं, वीकनेस हो रखी है बॉडी में बहुत। इसलिए जूस पीने की जरूरत पड़ रही है। थर्ड पॉइंट देखें, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। थर्ड पॉइंट देखें, हम बोलेंगे अभिकर्मक के अणुओं को टकराव करवाने के लिए बाहर से लगने वाली अभिकर्मक के अणुओं को टकराव करवाने के लिए बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, मतलब ईए कहलाती है। ठीक है जी, बढ़िया है, ओके। अगर ईए का मतलब समझ में आया तो हमने बोला कि एक बार अगर सक्रियण संकुल तक सब पहुंच गया तो प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि सर ऊर्जा बंधन क्या होता है, हमारा टॉपिक क्या था, ऊर्जा बंधन। तो ऊर्जा बंधन का मतलब है कि प्रभावी टकराव करने के लिए अभिकर्मक के अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि या तो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ताकि वो आपस में प्रभावी टकराव कर पाए, ताकि वो मिलके सक्रियण संकुल बना पाए। क्योंकि एक बार सक्रियण संकुल बन गया तो प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। सही है ना, बढ़िया। तो ये हमने बात करी केस नंबर 1 डेल्टा एच पॉजिटिव की। बताओ समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया तो अगला केस तो हलवा है, बस ड्रॉ ही करना है, बातें तो सारी हमको आती हैं। यस, जल्दी बताएं प्लीज, जल्दी बताएं प्लीज। हाँ भाई, यस, समझ में आया भाई लोग? क्लियर है ना? गुड। आदित्य वर्मा, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुनो, वीडियो को पीछे करके दोबारा सुनो, क्लियर हो जाएगा। सही है, बढ़िया, मामला सेट है। ठीक है, चलो जी, बहुत सही, बहुत सही। आगे चले क्या? आगे चले क्या? जिनको ग्राफ समझने में दिक्कत आई है, जिन्हें ग्राफ समझने में दिक्कत आई है, अभी मैं अगला ग्राफ दोबारा बना रहा हूं डेल्टा एच लेस देन 0 का, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। सुमेंद्र बेटा, प्रभावी टकराव की डेफिनेशन में लिखूंगा, बट केस 2 बताने के बाद में, केस 2 बताने के बाद में। ठीक है, चलिए आइए आगे वापस से बात करते हैं, केस 2 के बारे में बात करते हैं। जिन भी बच्चों को ग्राफ समझने में तकलीफ आई है वो दोबारा सुनना, अगला केस समझ में आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी कि शेप हमेशा ऐसी होगी, कि शेप तो हमेशा ऐसी होगी, घंटी की तरह, बैल की तरह, ये फिक्स है। अच्छा, अगर मैं केस 2 की तरफ जाता हूं, केस 2 होता है डेल्टा एच लेस देन 0 ऊष्माक्षेपी। केस 2 होता है डेल्टा एच लेस देन 0 ऊष्माक्षेपी। अगर ऊष्माक्षेपी है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है ये कि हमने एक अभिक्रिया लिखी R गिव्स P, इस अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा एच है इसका मान हो गया प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, है ना? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्लीज गौर से देखें, हमने बोला यहां हम लिखते हैं एंथैल्पी और यहां हम लिखते हैं रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ती है
है ना। यहां हम एंथैल्पी लिखते हैं, यहां हम रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है, इसका मतलब अभिकर्मक की एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट से। अभिकर्मक की एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट से। अगर अभिकर्मक की एंथैल्पी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला भैया ये समझ में आ रहा है कि भाई रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो ज्यादा है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है ना। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। अगर ऐसा है तो एक ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा दिखने में ऐसा। प्लीज देखें, इस तरीके की शेप होगी। थोड़ा और बेटर बना देता हूं। ओके, तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ऐसा हमारा दिखने में ग्राफ है। अगर ग्राफ दिखने में ऐसा है, क्योंकि शेप ऐसी होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई देखो, यहां बनेगा सक्रियण संकुल, यहां बनेगा सक्रियण संकुल। और फिर आपको सारी बातें पता ही है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऊर्जा के बीच का जो अंतर है, ये चीज, ये क्या कहलाएगी? डेल्टा एच, है ना। अभिकर्मक और प्रोडक्ट के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है, क्या कहलाएगी? डेल्टा एच। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला अभिकर्मक से सक्रियण संकुल तक जाने में लगने वाली जो ऊर्जा है, इसे क्या कहेंगे? ई ए। और ये हो जाएगी रादर ई ए फॉरवर्ड, और ये वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी? ई ए बैकवर्ड। समझ रहे हो बात? ये हो जाएगी ई ए फॉरवर्ड और प्रोडक्ट से आने वाली हो जाएगी ई ए बैकवर्ड। क्योंकि हम अगर इसको अभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया ले ले तो आपको फॉर्मूला तो समझ में आ रहा होगा। हम फॉर्मूला यहां भी डेल्टा एच का ये लिखेंगे, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? अभिकर्मक के अणु के पास कुछ तो ऊर्जा पहले से है, पर उसके अलावा जो आप उसे एक्स्ट्रा ऊर्जा दे रहे हो ताकि वो सक्रियण संकुल बना पाए, वो क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है। ठीक है, सक्रियण संकुल बना पाए वो ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है। ठीक है, बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा लेके अभिकर्मक सक्रियण संकुल बनाता है। सक्रियण ऊर्जा लेके अभिकर्मक सक्रियण संकुल बनाता है। ठीक है जी, क्लियर है? बात समझ में आती है? प्लीज ध्यान से देखें। प्लीज ध्यान से देखें। ओके, तो ये डेल्टा एच लेस देन 0 का केस है, ये डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का केस है, और हमने संघटत सिद्धांत देखा। अब हम लिखते हैं ऊर्जा बंधन क्या होता है। अब हम लिखते हैं ये ऊर्जा बंधन क्या होता है। तो हम बोलेंगे किसी अभिक्रिया में ऊर्जा बंधन जब क्रॉस होगा, जब उसके अभिकर्मकों की ऊर्जा जब क्रॉस होगा, जब उसके अभिकर्मकों की ऊर्जा, जब उसके अभिकर्मकों के अणुओं के पास जब अभिकर्मकों के अणुओं के पास ऊर्जा का मान
सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा होगा, अधिक होगा। है ना, अभिकर्मकों के पास ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा से अधिक होगा, है ना, या उनके बराबर होगा। ठीक है, अभिकर्मकों के पास ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा से अधिक होगा या फिर बराबर होगा। बात समझ में आती है? ठीक है जी। अगर इतनी बात बन जाती है, अगर ये बात बन जाती है, तो इस चीज को लिखते कैसे हैं? हम लिखते कैसे हैं कि भाई अभिक्रिया अच्छी होगी तो उसके लिए अभिक्रिया का वेग होगा ना, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम आर बोलते हैं, ये समानुपाती है। रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम आर बोलते हैं, ये समानुपाती है ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां ई ए होती है सक्रियण ऊर्जा, आर होता है गैस नियतांक और टी होता है ताप। तो जब मैंने ये वाली चीज, जब मैंने समानुपाती वाली चीज हटवाई, तो हमारे पास में आर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे अभिक्रिया का वेग हो जाएगा जेड ए बी इंटू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई जेड ए बी इंटू ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, जेड ए बी नहीं, हम यहां पे जेड आर पी लिख देते हैं, क्योंकि हमारी अभिक्रिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इंटू ई की घात माइनस ई बाय आर टी। तो हमने बोला जेड आर पी का मतलब है संघटत आवृत्ति। इसका मतलब क्या है? संघटत आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब प्रति सेकंड अभिकर्मक के अणुओं का कितने टकराव हो रहे हैं, वो संघटत आवृत्ति है। तो आप समझें, जब दो अभिकर्मक के अणु करीब आते हैं तो पहले तो हमें यह देखना है कि प्रति सेकंड उनके कितने टकराव हो रहे हैं। जितने अभिकर्मक के अणु टकराव करेंगे, उसमें से वे अणु जिनके पास ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होगा, केवल वही होंगे जो ऊर्जा बंधन को क्रॉस करेंगे। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये वे अणु है, ये उन अणुओं की संख्या है, ऐसे लिख देते हैं, उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा ईए के समान या ज्यादा है। जिनकी ऊर्जा ये के समान या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हमने लिखी संघटत आवृत्ति, मतलब प्रति सेकंड कितने अभिकर्मक के अणु टकराव करेंगे, प्रति सेकंड कितने अभिकर्मक के अणु टकराव करेंगे, इंटू ई की घात माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, जितने भी टकराव करेंगे उनमें से वे अणु जिनके पास सक्रियण ऊर्जा के समान या उनसे ज्यादा ऊर्जा होगी, ये हमारे पास ऊर्जा बंधन है। अभी इसमें हम और चीजें भी पढ़ेंगे। सिर्फ ऊर्जा बंधन टकराव मतलब सिर्फ ऊर्जा बंधन क्रॉस हो गया और आप ये मानने लगे कि सर आपका तो काम बन गया, आपकी तो अभिक्रिया हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला था, अभिक्रिया जब सक्सेसफुल मानी जाएगी, किसी भी अभिक्रिया को जब सक्सेसफुल माना जाएगा जब दोनों बंधन क्रॉस होंगे। सिर्फ ऊर्जा बंधन के क्रॉस होने से काम नहीं चलता। हाँ, ऊर्जा बंधन क्रॉस होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरा वाला जो बंधन है वो आसानी से पार हो जाता है या अंडरस्टैंडेबल है, बट ऊर्जा बंधन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पे नई नई बातें आती हैं। तो ऊर्जा बंधन इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ ऊर्जा बंधन से काम नहीं चलेगा रे बाबा। सपोज कर तेरा ऊर्जा बंधन पार हो गया बट अभिविन्यास बंधन पार नहीं हुआ, अभिक्रिया का टकराव अभी भी प्रभावी टकराव नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है बात? प्लीज बताएं, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, यस, हाँ जी, जल्दी से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है आज हमने, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है आज हमने। ठीक है, ओके, सही है जी। क्या हम साथ साथ हैं? शुभम बेटा दोबारा सुनना वीडियो पीछे करके। ओके, आगे बढ़े। चलिए आइए आगे चलते हैं, चलिए आइए आगे चलते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेटा जी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना? यस, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि 11वीं कक्षा में कि साम्यावस्था क्या होती है। साम्यावस्था पढ़ते थे तो अग्र दिशा और पश्च दिशा होती थी, वही है फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है भाई, आगे चले। चलिए आइए आगे चलते हैं, चलिए आइए आगे चलते हैं। प्लीज गौर से देखिए, प्लीज गौर से देखिए। क्या है वो चीज, देखना ध्यान से। क्या है वो चीज, देखना ध्यान से। हम आ रहे हैं अगले बंधन की तरफ। अभी तक हमने सिर्फ ऊर्जा बंधन की बात करी थी, अब हम चलेंगे अगले बंधन की तरफ जिसका नाम होगा अभिविन्यास बंधन। ये ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी मैं जो बता रहा हूं वो भी समझने की कोशिश करिएगा। अभिविन्यास बंधन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। अगर मुझे अभिविन्यास बंधन की बात करनी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर। क्या होता है ओरिएंटेशन बैरियर? बेटा आपको यह बात पता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है एवं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है परंतु विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यह बात समझ में आती है ना? ठीक है, अगर समान आवेशों में प्रतिकर्षण है, विपरीत आवेशों में आकर्षण है, तो अभिविन्यास बंधन का क्या अर्थ है आइए समझते हैं। अभिविन्यास बंधन का क्या अर्थ है आइए समझते हैं। हमने बोला अभिविन्यास बंधन का ऐसा है कि यह आपको यह कहता है कि जब दो अभिकर्मक के अणु एक दूसरे से टकराव करने के लिए करीब आते हैं तो उन्हें इस तरीके से करीब आना चाहिए कि समान आवेश एक साथ ना लगे। आपको वैद्युत ऋणता के बारे में तो पता ही होगा, है ना? वैद्युत ऋणता के बारे में तो पता ही होगा। तो अगर वैद्युत ऋणता के बारे में पता है तो बस वही वाली चीज है। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा कि भाई CH3 होल थ्राइस CBr, CH3 होल थ्राइस CBr, ये है OH माइनस ने आके इस पे अटैक किया, माइनस ने आके इस पे अटैक किया। तो अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अभिकर्मक के दो अणु एक दूसरे से कैसे टकराव करेंगे, ये सारी बातें हमको समझनी है। तो अगर ये बातें हमको समझनी है तो ध्यान से देखिएगा। कार्बन और ब्रोमीन, मुझे ये पता है कि ब्रोमीन जो है वो ज्यादा वैद्युत ऋणी होता है कार्बन से, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि यहां आ गया डेल माइनस और यहां आ गया डेल प्लस, यहां आ गया डेल माइनस और यहां आ गया डेल प्लस। अब अगर OH माइनस अटैक करने आ रहा है, अगर OH माइनस अटैक करने आ रहा है तो बात को समझने की कोशिश करें। बेटा OH माइनस के पास अटैक करने के दो रास्ते हैं, या तो OH माइनस सामने से आए, Br को निकाल दे और खुद आके लग जाए। उल्टा बोल दिया मैंने यहां पे, यहां Br नहीं यहां OH आएगा और अटैक Br माइनस करेगा। रियली सॉरी, यहां OH लगेगा, यहां अटैक Br माइनस करेगा। हम कहते हैं
ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता ऑब्वियसली ज्यादा है किससे, Br से। तो अब आप एक बात सोचे ध्यान से, ठीक है। मैंने बोला कि अटैक करने के दो तरीके हैं, या तो ये सामने से अटैक करे तो होगा क्या, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, या फिर ये बैक साइड से अटैक करे। सामने से अटैक करेगा Br माइनस आएगा, OH माइनस जाएगा, पीछे से भी यही होगा, Br माइनस आएगा, OH माइनस जाएगा। परंतु आपको यह समझ में आना जरूरी है बहुत ज्यादा कि बेटा जी इतना आसान नहीं होता सामने से अटैक करना, क्योंकि सोचो इधर से Br माइनस आ रहा है जिसपे नेगेटिव आवेश है, और ये वाला पार्ट भी वैद्युत ऋणी है जिसपे आंशिक नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रकार के ही ना दोनों। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे इन्हें क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण। जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आएंगे इन्हें आपस में क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण मिलेगा। और अगर इन्हें आपस में प्रतिकर्षण मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बेटा जी Br माइनस सामने से तो अटैक नहीं करेगा। और इसी को कहते हैं अभिविन्यास बंधन, कि जब आपके अभिकर्मक के अणु जिस तरीके से आके अटैक करते हैं यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभिकर्मक के अणु किस तरीके से आके अटैक करते हैं यह बात समझ में आनी चाहिए। सामने से करेगा कि पीछे से करेगा, तो ये पीछे से अटैक करेगा। अगर पीछे से अटैक करेगा तो हम बोलेंगे ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। तो Br माइनस पीछे से आएगा, OH माइनस को लात पड़ेगी और ऐसा स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, ये बन गया इससे, इससे ये बन गया। समझ में आ रही है बात, Br माइनस पीछे से अटैक कर रहा है, ये सही तरीका है, ये ही सही तरीका है। अगर आप सोचें ये बन जाए कि OH हट जाए और यहां Br लग जाए और बाकी दोनों जगह पे CH, तीनों जगह पे CH3 है ही, तो ये तो भैया सही हो नहीं सकता, क्योंकि अभिविन्यास सही नहीं है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, किस तरीके से चीजें एक दूसरे से क्रिया करती हैं। तो बेटा जी ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्टेरिक फैक्टर पे। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक फैक्टर पे, कि कौन सी कंडीशन सही होती है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे पीछे से अटैक करना, इसको SN2 क्रिया विधि कहते हैं, सिखाएंगे वहां पे। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो डिपेंड करता है दो बातों पे, एक तो PAB पे और एक इस बात पे। तो बेटा जी ये जो बात है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज है तुम्हारा ऊर्जा बंधन, ये चीज क्या है तुम्हारा, ऊर्जा बंधन है। और ये जो चीज है इसे कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक का मतलब होता है कि किसी भी आने वाली चीज किस तरीके से अटैक करे, कहां अटैक करे, भीड़ भाड़ देख के, बाकी चीजें देख के। ये आपका क्या है, अभिविन्यास बंधन। इसमें लिखवाने का कुछ नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी से थ्योरी लिखी भी देख सकते हो, बट यस कॉन्सेप्ट ये है। तो हमारे पास संघटत सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया का जो वेग है वो इन बातों पर निर्भर करता है। प्लीज देखे ध्यान से, समझ में आई क्या बात, इन बातों पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। आदर्श बेटा एंथैल्पी पूछ रहा है यार तू मुझसे। एंथैल्पी के लिए तुझे 11वीं कक्षा में ऊष्मा गति की पढ़ के आना पड़ेगा, तो तेरे को एंथैल्पी समझ में आ जाएगा, है ना। आपको अर्जुना बैच मिला है साथ में, ऊष्मा गति की रिवाइज करके आए बेटा प्लीज, वहां पे एंथैल्पी पढ़ाया गया है, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये था संघटित सिद्धांत। तो अब आपको समझ में आ रही है एक बात समझो बेटा, यहां केवल दो चीजों के बीच में टकराव करवाने में इतना सोचा विचारी हो गई कि इसको आगे से टकराव करवाए कि पीछे से टकराव करवाए। तो तुम सोचो अगर तीन अणु होते तो क्या होता, अगर तीन अणु होते तो क्या होता, और दिक्कत आती। भाई ये जो दो है इनके आपस में आने में इतनी दिक्कत हो गई कि आगे से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करेगा। तो सोचो तीसरा अणु भी अगर होता तो उससे तो और दिक्कत आती। इसी वजह से हम कहते हैं कि आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो पाती, 3 होना भी बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों, क्योंकि बेटा जी हम ये कहते हैं कि अटैक 2 में ही ढंग से हो पाता है, 2 से ज्यादा जैसे ही आ जाते हैं अटैक अच्छे से नहीं हो पाता।
यहां Br माइनस आया OH माइनस को हटाने के लिए, उसी में इतना सोचना पड़ गया। तो सोचो एक तीसरी चीज और आ जाती तो कैसे होता। तो मैंने आपको आज बोला था कि अभी तो ये आणविकता वाली बात मैंने आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कही है, सिर्फ समझने के लिए कही है, बट जैसे 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 हम आज की टॉपिक पढ़ेंगे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आई होप अभिविन्यास बंधन पढ़ने के बाद में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आणविकता 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि 3 होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, 3 होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, 2 ही आसानी से हो सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया। ये एक टॉपिक हमने पढ़ा, इसी के जैसा एक और टॉपिक आपको बताता हूं, ऑल्दो ये उससे मैच नहीं करता, ये अलग लोगों ने बताया था, वो अलग लोगों ने बताया था, पर यस हम बोलेंगे अभिक्रिया का जो वेग है, मैं चैप्टर के लास्ट में बताता हूं उस पॉइंट को कि वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो अभी तक पिछले लेक्चर तक जो आप पढ़ रहे थे वो आप ये बात कर रहे थे कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, और सांद्रता पर निर्भरता हमने देखी थी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इस तरीके से। फिर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये हम बोल रहे हैं वेग की ताप पर निर्भरता। हम बोल रहे हैं अभिक्रिया के वेग की ताप पर क्या निर्भरता है। सांद्रता पे निर्भरता तो हमने देख ली, शून्य कोटि में सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, प्रथम कोटि में वेग सांद्रता के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि में वेग सांद्रता की घात 2 के समानुपाती होता है ना। उसी तरीके से अब हम बात करें कि ताप बढ़ाने से वेग पे क्या असर पड़ता है, ताप घटाने से वेग पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें ताप बढ़ाने या घटाने से क्या होता है। तो बेटा अगर कोई भी अभिक्रिया है, सपोज करो ये एक अभिक्रिया है ना, तो मैंने बोला इस अभिक्रिया का वेग नियम हो गया K इंटू अभिकर्मक की सांद्रता घात n, क्योंकि मुझे नहीं पता कोटि क्या है, हम इसे जटिल अभिक्रिया मान रहे हैं। अब अगर मुझे ताप की निर्भरता देखनी है तो मैंने ऐसा मान लिया कि सांद्रता कांस्टेंट है, अगर सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हम यहां से ये कह सकते हैं क्या कि अगर सांद्रता कांस्टेंट है, इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग नियतांक पे निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग नियतांक पे निर्भर करता है, आर जो है वो के पे समानुपाती होता है। अगर अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक पे निर्भर करता है तो क्यों ना हम वेग नियतांक की बातें पहले कर लें, जब वेग नियतांक की बातें हो जाएगी तो वेग की बातें भी कर लेंगे। तो अगर मुझे वेग नियतांक की बातें करनी है तो बेटा जी वेग नियतांक की बात समझने के लिए हम बात करेंगे आरेनियस समीकरण की। वेग नियतांक की बातें करने के लिए हम डिस्कशन करेंगे आरेनियस समीकरण का, मतलब आर्हीनियस इक्वेशन, है ना। हम बात करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन, ये हमें ताप पे निर्भरता बताएगा। कैसे, देखना ध्यान से। हम बोलेंगे इस समीकरण का नाम है K इज इक्वल टू ए इंटू ई की घात माइनस ई ए बाय आर टी। और जैसे ही मैं ये लिखता हूं ना, बच्चा कहता है सर ये तो देखा देखा सा है, ये देखो यहां भी था ये, तो मतलब आप ये कह रहे हो इन दोनों को मिला के K लिख दिया और ये हो गया। नहीं बेटा, वो और ये बाय चांस दिखने में एक जैसे हैं, बट इन दोनों में कोई रिश्ता है नहीं। तुम सोचो कि आरेनियस समीकरण वो पिछले वाले एक्सप्रेशन से ही निकल करके आया है, नहीं, ये बाय चांस दिखने में एक जैसे हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आरेनियस ने अपनी तरफ से अलग से डेरिवेशन करके एक चीजें बताई थी। आरेनियस ने बोला कि यहां पे के जो है उसे कहते हैं वेग नियतांक। आरेनियस ने बोला के जो है उसे कहते हैं वेग नियतांक, ठीक है। ये जो है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, और टी जो है उसे कहते हैं ताप केल्विन में, और ए जो है उसे हम क्या कहते हैं,
आरेनियस नियतांक, ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत सही, ओके जी। और आर आपका गैस नियतांक होता है। अगर ये चीज क्लियर है, अगर ये चीज क्लियर है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की घात माइनस ई ए बाय आर टी, तो बेटा जी इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे इस चीज पे? पहले तो हम वेग पे निर्भरता देखते हैं, ताप पर निर्भरता वेग की। आप एक बात देखो, अगर मैंने ताप बढ़ाया, समझने की कोशिश करना, अगर मैंने ताप बढ़ाया तो आरटी बढ़ेगा, आरटी बढ़ेगा तो ई ए बाय आर टी घटेगा, क्योंकि ताप आपका नीचे है, डिनोमिनेटर में। ताप बढ़ेगा तो ई ए बाय आर टी घटेगा, ई ए बाय आर टी घटेगा मतलब माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा। अगर माइनस ई ए बाय आर टी बढ़ेगा यानी कि ई की घात माइनस ई ए बाय आर टी का मान भी बढ़ेगा। अगर e की घात माइनस ई ए बाय आर टी का मान बढ़ेगा और a तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली k भी बढ़ेगा। और अगर k बढ़ेगा तो वेग और k एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, यानी कि अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझे, यदि ताप बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी और ये चीज बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि मैंने बोला ताप घटेगा तो e की घात माइनस ई ए बाय आर टी का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ताप घटा तो आर टी घटा, आर टी घटा तो ई ए बाय आर टी बढ़ा, और ई ए बाय आर टी बढ़ा तो माइनस ई ए बाय आर टी घटा, माइनस ई ए बाय आर टी घटा तो ई की घात माइनस ई ए बाय आर टी भी घटेगा, यानी कि k का मान भी घटेगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। समझे मेरी बात को? यानी कि ताप के बढ़ने और घटने से वेग भी बढ़ता और घटता है। अगर ताप बढ़ाया है तो वेग भी बढ़ेगा, अगर ताप घटाया है तो वेग भी घटेगा। समझ पा रहे हैं बात? अगर ये बात समझ में आती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर, ये लिख भी देते हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है एवं ताप घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, ताप घटाने पर वेग घटता है। सही बात है, बढ़िया है, ठीक। इस इक्वेशन पे और भी बातें करनी है मुझे, इस इक्वेशन पे और भी बातें करनी है मुझे, बट वो मैं करूंगा अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक जो भी पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एक बार घर पे रिवाइज करके आना। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। कल के लेक्चर में मोटा मोटी सारी बातें खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की। हो सकता है हम इस चैप्टर को कल ही निपटा दें, ठीक है। बाकी अगर लगेगा तो परसों और ले लेंगे थोड़ा। बाकी मेरे हिसाब से कल में चैप्टर खत्म है। अब ज्यादा कुछ बता है नहीं, एक लेक्चर और है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन। बट आज का लेक्चर ढंग से रिवाइज करना, तरीके से रिवाइज करना, ठीक है बेटा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं देख लूंगा, जैसे टाइम मिलेगा उन्हें आंसर कर दूंगा। बट यस, आप लोग अपनी साइड से ढंग से देख लीजिएगा। ओके जी, बढ़िया। चलिए, तो इसके आगे मुलाकात होगी अब आपसे कल, ठीक है जी। इसके आगे मुलाकात होगी अब आपसे कल। अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। हम कल मिलते हैं और इसके आगे की बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीसी आगे करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, इसके बाद एक चैप्टर और है। चलिए।